नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ रसीदी टिकट का 12वां भाग, जिसका पार्ट ये 3 है, सफ़र की डायरी। ये थोड़ा लंबा चलेगा, शायद इसके 1-2 पार्ट और आएँ, तो हम अभी शुरुआत करते हैं। आज रोमानिया में वह गिरजाघर देखा जहाँ रूसी कवि पुश्किन को चाहने वाली युवती कालिप्सो की खोपड़ी रखी हुई है। रोमानिया का एक भाग ग्रीक लोगों से बसा हुआ था और जब 1832 में यहाँ तुर्क अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह हुआ, तब यह लड़की भी विद्रोहियों में थी और जब इन लोगों ने रूस के दक्षिणी भाग में शरण ली, तब उसकी पुश्किन से भेंट हुई थी। पर कालिप्सो एक ऐसी कविता थी जिसके लिए पुश्किन के पास कागज़ नहीं था और वह निराश होकर वापस लौट आई। गिरजा में औरतों के रहने की मनाही थी, इसलिए वह एक पुरुष साधु के वेश में गिरजा के अंदर रहने लगी। कहते हैं यह केवल उसकी मृत्यु के समय ज्ञात हुआ कि वह स्त्री थी। 1840 में उसने अपने जीवन को अपने हाथों समाप्त करने के समय एक पत्र लिखा और तकिए के पास रख दिया। गिरजाघर की गुफा में खड़ी हूँ, कानों में एक खड़का सा सुनाई देता है, न जाने बाहर पतझड़ हवा से झूलते हुए वृक्षों के पत्तों का यह खड़का है या समय के आंचल में पड़ा हुआ कालिप्सो का पत्र हिल रहा है। 9 अक्टूबर 1967। आज मेहनत करने की अपनी आदत काम आई। जिस देश में भी जाती हूँ वहाँ की कम से कम श्रेष्ठ कविताएं और कुछ कहानियाँ अवश्य अनुवाद करती हूँ, इसलिए उन देशों के लेखकों के संबंध में मुझे कुछ जानकारी हो जाती है। कल रोमानिया से बल्गारिया पहुँची तो मालूम हुआ कि आजकल हमारी प्रधानमंत्री बल्गारिया आई हुई हैं। आज उनकी ओर से देश के प्रेसिडेंट को चाय की दावत थी। वहाँ इंदिरा जी ने अलग कमरे में बुलाकर जब मेरा प्रेसिडेंट से परिचय कराया तो बल्गारियन साहित्य के संबंध में इतनी बातें कर सकी कि वह भी हैरान थे कि मुझे उनके देश की इतनी जानकारी कैसे है। 15 अक्टूबर 1967। 21 अक्टूबर को यूगोस्लाविया के जिस शहर ग्रागुयेवाच में जर्मन फ़ौजों ने 7,000 व्यक्ति एक ही दिन में कत्ल किए थे, उसके नागरिकों का बुलावा था कि अक्टूबर में मैं फिर वहां आऊं और उस दिन उस भयानक कांड के बारे में लिखी हुई डिसांका मैक्सिमोविच की कविता का पंजाबी अनुवाद पढ़ूं। परदेश देश घूमते हुए 2.5 महीने हो गए हैं और इस निमंत्रण को किसी और वर्ष पर उठाकर मैं जर्मनी आ गई हूँ। विचित्र संयोग है कि आज वही तारीख है, 21 अक्टूबर। मन में एक बेचैनी सी हुई कि यहाँ जितने व्यक्ति कत्ल किए गए हैं, मैं वहाँ जाने के बजाय वहाँ आ गई हूँ जहाँ की फ़ौजों ने उन्हें कत्ल किया था। पर आज फ्रैंकफर्ट में यहाँ के प्रसिद्ध लेखक हाइनिश बाउल को जर्मनी का गेउनबाउशन पुरस्कार मिलना था और मुझे इस संस्था की ओर से निमंत्रण था, इसलिए एयरपोर्ट से सीधी वहाँ चली गई। वहाँ हाइनिश बाउल की जवाबी तकरीर सुनी तो मन को कुछ चैन आया। उन्होंने कहा, यहाँ आप लोग मुझे मानव भावनाओं का अनुसरण करने के लिए सम्मानित कर रहे हैं, पर यह सम्मान स्वीकार करते हुए मुझे खुशी नहीं है। यहाँ से कुछ दूर वियतनाम पर बम गिर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फ्रैंकफर्ट में गेटे का घर देखा और स्टुटगार्ट में शिलर का। यहाँ के एक दार्शनिक ने कहा था, जिस भाषा के लोगों ने संसार में इतनी जनहत्या करवा दी है, उस भाषा में अब कोई कविता या कहानी नहीं लिखी जा सकती। पर सोच रही हूँ, यह धरती दार्शनिकों की होती थी और आज भी जहाँ दुख की या अनुभूति है, यह चेतना उस भाषा में कुछ भी रचा जा सकता है। 26 अक्टूबर 1967। आज म्यूनिक में हूँ, जहाँ हिटलर की ट्रायल हुई थी। शहर से 20 मील दूर एक कंसंट्रेशन कैंप देखने गई तो वहाँ एक जर्मन लड़की ने, जिसकी आंखें भर आई थीं, अचानक मेरी बाँह पकड़कर पूछा, आपका क्या ख्याल है, हमारे लोगों ने यह जो कुछ किया था, कभी हमें इसका फल भुगतना पड़ेगा? आज यह वही देश है जिसके शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए देख रही हूँ, जिन पर लिखा हुआ है, जो भी व्यक्ति वियतनाम में अमेरिका की वर्तमान नीति का समर्थक है, उसकी हत्यारों में गणना है। 28 अक्टूबर 1967। आज दूसरी बार यूगोस्लाविया आना और शत्रुगाम में उसके विश्व कवि सम्मेलन में भाग लेना मेरे जीवन का एक और बहुत स्मरणीय दिन है। बहुत सारे लेखकों के इंटरव्यू लिए गए हैं और मुझसे पूछे गए प्रश्नों में एक प्रश्न यह था कि मेरे अनुसार स्वतंत्रता के क्या अर्थ हैं। उत्तर दिया, वह व्यवस्था जो आम साधारण व्यक्तियों को भी जीवन का अर्थ दे, पर जिसमें किसी का व्यक्तित्व न खो जाए। आज एक ऐतिहासिक गिरजाघर को काव्य मंच बनाकर पाब्लो नरूदा की कविताओं की संध्या मनाई गई। 25 से 30 अगस्त 1972।
वापसी पर मैसिडोनिया की राजधानी स्कोपिया में एक लोकगीत सुना जिसमें भारत से लौटे हुए सिकंदर की उस कुर्सी का उल्लेख है जो चंदन की लकड़ी की बनी हुई थी। स्पष्ट है यह गीत यहाँ ग्रीस से आया होगा। मेरे पास चंदन की लकड़ी की कुछ पेंसिलें थीं जो मैंने यहाँ के लेखकों की सौगात के तौर पर दी थी। तो वे पूछने लगे, क्या आपके देश में भी सिकंदर के बारे में लोकगीत हैं? उत्तर दिया, हमारे देश में तो वह आक्रामक था। क्या तुर्क क्या मुग़ल, हमारे लोकगीतों में इनके बड़े उदास वर्णन मिलते हैं। यहाँ से याद आया कि समरकंद में मैंने भी ऐसी ही बात वहाँ के लोगों से पूछी थी कि आपका इज़्ज़त बेग जब हमारे देश आया और उसने एक सुंदर कुम्हारान से प्रेम किया तो हमने उसके बारे में कई प्रकार के गीत लिखे। क्या आपके देश में भी उसके गीत हैं? तो वहाँ की एक प्यारी सी औरत ने जवाब दिया, हमारे देश में तो वह बस एक अमीर सौदागर का बेटा था और कुछ नहीं। प्रेमी तो वह आपके देश में जाकर बना, सो गीत आपको ही लिखने थे, हम कैसे लिखते। किन देशों के लोग किन देशों में जाकर गीतों का विषय बन जाते हैं और अपने व्यक्तित्व का कौन सा भाग कहाँ छोड़ाते हैं, बड़ा मनोरंजक इतिहास है। मेरी कहानियों में भी पंजाबी के बाहर के अनेक पात्र हैं जो मिले और कहानियाँ लिखवा गए। जी करता है कि किसी दिन मैं इन कहानियों को इकट्ठा करके इनका एक संग्रह प्रकाशित करूं। 31 अगस्त 1972। आज मोंटेनिग्रो में पुष्किन का चित्र देखा। ज्ञात हुआ पुष्किन जब 16 वर्ष का था जिप्सियों की एक टोली में मिलकर यहाँ आया था, पर धरती के इस टुकड़े ने उसका मन मोह लिया कि वह 5 वर्ष यहीं रहा। यह चित्र दिखाते हुए वहाँ के डायरेक्टर ने मुझसे पूछा, पुष्किन यहाँ 5 वर्ष रहा था? अमृता जी, आप कितने समय रहेंगी? मैं हंस पड़ी, कहा, सिर्फ 20 दिन। मेरा जिप्सी इंस्टिंक्ट सिर्फ 20 दिन के लिए है। 5 सितंबर 1972। आज यूगोस्लाविया के पारिस्तीना शहर ने मेरी कविताओं की शाम मनाई। थिएटर के हॉल के बाहर भी और अंदर भी भारत के नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा। कई भारतीय चित्रों से दीवारों को सजाया और भारतीय संगीत बजाकर यह शाम शुरू की। मेरी युगोस्लाव दोस्त इलियाना चुरा ने लाल रेशम की साड़ी पहनी और स्टेज पर जाकर मेरा परिचय दिया। हर कविता मैं पहले अपनी भाषा में पढ़ती, फिर वहाँ के फिल्म अभिनेता बारी बारी उसका अनुवाद सर्ब और अल्बानियन भाषाओं में करते। यहाँ संयोग से एक अमेरिकन कवि हर्बर्ट कुनूर भी मौजूद थे जिन्हें वह इस काम में सीधे निमंत्रित नहीं कर सकते थे, पर परिस्तीना की एक प्रथा है कि मुख्य अतिथि निजी तौर पर किसी मेहमान को बुला सकते हैं। सो मैंने स्टेज पर खड़े होकर हर्बर्ट कुनूर का से कविता पढ़ने के लिए निवेदन किया। समारोह के अंत में 2 छोटी भारतीय फिल्में दिखाई गईं, एक खजुराहो के बारे में और दूसरी भारतीय जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में, ऑन द मूव। इस संध्या ने आज मेरे मन को धरती के प्यारे लोगों के एहसास से भर दिया है। 7 सितंबर 1972। यूँ तो हर देश एक कविता के समान होता है जिसके कुछ अक्षर सुनहरे रंग के हो जाते हैं और उसका मान बन जाते हैं। कुछ अक्षर लाल सुर्ख हो जाते हैं, उनकी अपनी या परायों की बंदूकों से लहूलुहान होकर, और कुछ अक्षर उसकी हरियाली की भांति सदा हरे रहते हैं जिसमें से उसके भविष्य के कोमल पत्ते नित्य उगते हैं। और इस प्रकार हर देश एक अधूरी कविता के समान होता है। पर इटली की धरती का स्पर्श किया तो लगा जैसे एक कविता के पूरे या अधूरे होने की क्रिया को बहुत प्रत्यक्ष से देख रही हूँ। इस धरती के चप्पे चप्पे पर संगमरमर के बुत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे इस धरती में ही बुत उगते हों। लगा कविता के जो अक्षर कानों में पड़े वे संगमरमर बन गए, और जो अक्षर धरती में बीज के समान पड़ गए वे माइकल एंजेलो के और अन्य कलाकारों के हाथ बनकर धरती में से उगाए। और इन दूध सफ़ेद शब्द अक्षरों के इतिहास के साथ साथ रक्त रंजित अक्षरों का इतिहास भी बहुत लंबा है। जब स्पार्टकस जैसे हजारों गुलाम रोमन शासकों के मनोरंजन के लिए एक दूसरे की जान ले खेलते थे, और इस कविता के अक्षर पीले भी हैं। भयभीत पोप के वेटिकन शहर की ऊंची दीवारों से टकराते और गुच्छा सा होकर स्वयं ही अपने अंगों में सिमट जाते। इटली की धरती होनी की धरती है जहां अनेक अक्षर उसके हरे जंगलों की भांति भविष्य की नींव कोंपलें भी बन गए हैं, और कई अक्षर सदा के लिए खो गए हैं। शायद पहली बार तब खोए थे जब डिवाइन कॉमेडी वाला टांटे देश निष्कासित हुआ था, और उसके साथ वह भी निष्कासित हो गए थे। और इस कविता के अक्षर कुछ भी वैसे हैं
जिन्हें कोई सैलानी नहीं पढ़ सकता, ये केवल लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा की भांति मुस्कुराते हैं। ये आखिरी सफ़र है डायरी का। रहस्यपूर्ण मुस्कान। 10 से 16 नवंबर 1972। काहिरा आना मेरे लिए एक विलक्षण अनुभव है। एक ऐसी रेखा पर खड़ी हूँ जिसकी एक ओर काहिरा की हरियाली है और दूसरी ओर एकदम रेगिस्तान। रेगिस्तान में बसने वाले वे पिरामिड हैं जिन्होंने 5000 वर्ष के सूरज देखे हैं। एक अरबी कहावत सामने खड़ी हुई दिखाई देती है, दुनिया समय से डरती है, समय पिरामिड से। I'll repeat it. दुनिया समय से डरती है, समय पिरामिड से। 17 नवंबर 1972। बहुत शुक्रिया। आगे के सफ़र के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।